हेलो नमस्कार। मैं आपका होस्ट जबलपुर दर्पण न्यूज़ चैनल से। आज हमारे बीच बहुत ही सुप्रसिद्ध मध्य भारत के सुप्रसिद्ध जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर अमित जैन कोटवाले हैं। उन्होंने अपना व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। मैं चाहूँगा सर कि आप अपना, वैसे तो नाम की इतना मोहताज नहीं है कि हम किसी भी तरीके से सर का इंट्रोडक्शन दें, क्योंकि पूरे मध्य भारत में सर का इतना नाम है जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में। फिर भी मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित जैन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल, नागरथ चौक। विगत 12 वर्षों से अपनी सेवाएं मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में दे रहा हूं। इसके पहले मैं शेल्बी हॉस्पिटल में था, 12 साल एज अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मैं देखता था। और अभी हमने ये हैदराबाद की बहुत बड़ी हॉस्पिटल की ब्रांच है ओमेगा हॉस्पिटल की, उनके साथ एक जॉइंट वेंचर में एक डेडिकेटेड सेंटर फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो कि नाम है बोन एंड जॉइंट वेलनेस क्लिनिक के नाम से हमने यहाँ शुरू किया है। और ये डेडिकेटेड सेंटर है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। यहाँ मैं अपनी सर्जरी जो भी है जॉइंट रिप्लेसमेंट की मैं परफॉर्म करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मोर देन 21,000 सर्जरी से ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। और जो मेरे रिज़ल्ट हैं बहुत ही अच्छे, बहुत ही सक्सेसफुल रिज़ल्ट हैं। और मेरी जो फेलोशिप है वो रिवीजन सर्जरी में है। तो जिनके रिप्लेसमेंट हो चुके होते हैं उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो भी मेरे पास आते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। सर ऐसा देखा गया है कि लोगों में बहुत सी ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं, और जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद में जाकर के नी रिप्लेसमेंट पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो नी रिप्लेसमेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में किस कंडीशन में किया था, और मेरे दर्शकों को आप प्लीज़ बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता क्या है। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर मैं एक लेमैन या सिंपल भाषा में बोलूं तो ये घुटनों का घिसना है। ये एक एज रिलेटेड चेंज होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये एज रिलेटेड चेंज होता है जो कि 45 से 50 साल के बीच में शुरू होता है। हमारे घुटने में, नी जॉइंट में एक लिक्विड रहता है। 45 साल के बाद वो लिक्विड कम होने लगता है। उसके बाद जो आपका कार्टिलेज रहते हैं उसका नरिशमेंट खत्म होने लगता है, तो कार्टिलेज भी आपके डैमेज होने लगते हैं। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कार्टिलेज कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं और जो नी ज्वाइंट जो कि फीमर और टीबिया से मिलके बना होता है ये आपस में चिपक जाते हैं और ये घिसने लगते हैं। तो इसकी एक स्टेजिंग, एक ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 1 2 3 4। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में मेरे पास पेशेंट आने लगे या अर्ली स्टेज में आने लगे तो हो सकता है उनको सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। बट ग्रेड 4 और ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसी एज होती है जो कि किसी भी मेडिसिन से, दवाई से, थेरेपी से, ऑयल से या कोई भी चीज़ों से ठीक नहीं होता है। तो इसके लिए हम सर्जरी प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छी और सक्सेसफुल सर्जरी है। तो जिनको भी ये सब प्रॉब्लम है कि चलने फिरने में तकलीफ है, उठने बैठने में तकलीफ है, सीढ़ी चढ़ने उतरने में तकलीफ है, पैरों में तिरछापन आने लगा है, घुटनों से आवाज़ आती है और आपकी चलते चलते चाल बदल जाती है, तो किसी को भी ऐसे सिम्टम्स हैं और अर्ली स्टेज में है तो बिल्कुल हमारे पास आइए। बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिनसे हम आपकी ये बीमारी ठीक तो नहीं कर सकते पर इसी स्टेज में रोक सकते हैं। और जिनको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन्हें डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है और लाइफ लॉन्ग चलती है। सर जैसे कि देखा गया है कि एक प्रकार से इनोवेटिव और पायोनियर सर्जरी आपने जबलपुर में शुरू की, मध्य भारत में मेरे ख्याल से पहले, सबसे पहले आपने शुरू की, जिसको देखा भी जा रहा है या मैं खुद देखा हूँ जी कि जीरो टेक्निक बोलते हैं। जी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरो टेक्निक एंड नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। देखिए, कोई भी डॉक्टर है, कोई भी एक इंस्टीट्यूट होता है, उनके कुछ एक अलग ही यूनिक चीज़ें, यूनिक टेक्निक, यूनिक इम्प्लांट, ये सब वो लोग देखते हैं। और जिनके पास वॉल्यूम रहता है वो नई नई तकनीकों से सर्जरी करते हैं और उनके रिजल्ट देखते हैं। जैसे मैंने जहाँ काम किया है, शेल्बी हॉस्पिटल वर्ल्ड में नंबर 1 जॉइंट रिप्लेसमेंट सेंटर है, वहाँ बहुत सर्जरी होती है। तो एक पायोनियर है जीरो टेक्निक। जीरो टेक्निक का मतलब ही ये होता है कि मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक होता है, 8 से 10 टाके का सर्जरी होता है,
मिनिमम टाइम में 15 से 20 मिनट में सर्जरी हो जाती है। मिनिमम समय बेड रेस्ट करना है, 2 से 3 घंटे के बाद हम पेशेंट को चलाने लगते हैं। ब्लड का रिसाव नहीं होता है। क्लास 100 ऑपरेशन थिएटर है हमारे यहाँ, तो इससे हम इन्फेक्शन का खतरा भी नहीं रहता है। सबसे अच्छी और ज़रूरी चीज़ ये है कि जो हम इम्प्लांट डालते हैं वो लाइफ लॉन्ग चलता है और आप उसमें क्रॉस लेग करके भी बैठ जाते हैं। तो रिस्क ज़ीरो, इन्फेक्शन ज़ीरो, पेन ज़ीरो, ब्लड का रिसाव ज़ीरो और ज़ीरो बेड रेस्ट। आपको कोई भी प्रिकॉशन या बेड रेस्ट नहीं करना है। तो ये सबको मिला के जो टेक्निक से हम सर्जरी करते हैं इसे ज़ीरो टेक्निक बोलते हैं। बहुत ही सक्सेसफुल टेक्निक है रिप्लेसमेंट की, और मैं विगत 12 वर्षों से इसी से ही रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहा हूँ। सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक बहुत कॉमनली देखा जाता है, पेशेंट को आपने प्रिस्क्राइब किया नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, उसके बाद में अनअवेयरनेस कहना चाहिए या मिथ होना चाहिए कहना चाहिए, ये मार्केट में जाकर के पूछताछ करना शुरू करते हैं। इम्प्लांट कोई अमेरिकन कंपनीज होती हैं अधिकतर, कोई मेरिल का बोलता है, कोई जिगमार बोलता है, कोई आपका जॉनसन एंड जॉनसन की बात करता है, कोई स्ट्राइकर की बात करता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप पेशेंट को कैसे कन्विंस करते हैं कि सब क्वालिटी किसकी बेस्ट है, या सब एक से है, सबका एमआरपी या रेट सबका सेम है, या कॉस्ट इफेक्टिवनेस किस में ज़्यादा है? ये बहुत कॉमनली लोगों में मैंने जो फील किया या दर्शकों में जो रहती है बात, वो देखिए, आप सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये बीमारी या ये सर्जरी होती ही 65 साल के बाद है। तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि डॉक्टर साहब अब तो उम्र हो गई है, या अब हम इस एज में कैसे कराएं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहते हैं। तो मैं अपने दर्शकों से बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही मिनिमम इन्वेसिव सर्जरी है और 60 साल की एज के बाद ही ये सर्जरी होती है। तो इससे डरना घबराना नहीं होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में हो जाता, पूरा बेहोश नहीं करते, तो पेशेंट अवेयर रहता है। सेकेंडली, हम कोई बोन लॉस या बहुत ज़्यादा कोई टिश्यू डैमेज नहीं करते। एक नॉर्मल हड्डी टूट जाए तो लोगों को 1.5 महीने का प्लास्टर लगाते हैं, पर हम रिप्लेसमेंट के 2 से 3 घंटे के बाद ही पेशेंट को चला देते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम नॉर्मल नेचुरल स्ट्रक्चर डैमेज नहीं करते हैं, जितना उनका पार्ट घिसा हुआ रहता है उसको हम शेव ऑफ करके निकाल देते हैं, नया इम्प्लांट डाल देते हैं और पेशेंट को 2 से 3 घंटे में चलाने लगते हैं। तो सबसे पहली भ्रांति ये है कि इसका एज ज़्यादा है, तो इस बीमारी से आपके एज का और आपके वेट का कोई लेना देना नहीं है। मैंने 19 साल की लड़की का भी किया और 92 में एक आजी का भी किया है। तो ये सर्जरी डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका विल पावर कितना है, आपको कितनी अच्छी जीवन जीने की चाह है और आप मेडिकली फिट हैं या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, लोग डर जाते हैं। तो मैं बता दूं, आज के समय में मेडिकल साइंस में रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है कि आप एक अच्छे डॉक्टर से अच्छे सेंटर में अच्छा इम्प्लांट डलाएंगे तो ये लाइफ लॉन्ग चलता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। रही सवाल दूसरे मिथ का कि आपने बताया कि किस कंपनी का इम्प्लांट डालना चाहिए या क्या ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जॉइंट रिप्लेसमेंट में कोई भी इम्प्लांट डालो आप, बट आपको सबसे पहले देखना है कि आप किस डॉक्टर से करा रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस कितना है और वो किस टेक्निक से कर रहे हैं और उनके सक्सेसफुल रिजल्ट के रेशो क्या है। तो हमारी सक्सेस किसी कंपनी के इम्प्लांट पे डिपेंड नहीं करती। एक अच्छे से अच्छा डॉक्टर एक सबसे लो कॉस्ट का जॉइंट डालेगा तो वो सबसे अच्छा चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा। बट एक अनएक्सपीरियंस डॉक्टर कोई भी अच्छी से अच्छी कंपनी का इम्प्लांट डाल दे, वो 2-3 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो पहली बात कि हम कंपनी प्रमोट नहीं करते हैं, मैं मेरा अच्छा काम प्रमोट करता हूं कि मैं कितनी अच्छी टेक्निक से कितनी अच्छी सर्जरी करता हूं और एक ह्यूमन टच देता हूं मेरे पेशेंट को। मेरे पेशेंट कोई भी ये नहीं समझते कि मैं किसी डॉक्टर के पास जा रहा हूं, मुझे अपना रिलेटिव समझ के आते हैं और बोलते हैं कि हम अपने हॉस्पिटल में आए हैं कराने। तो ये भी एक मिथ है कि इस कंपनी का इम्प्लांट, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं, कोई गूगल सर्च करता है, जी कोई कुछ बिल्कुल करते हुए आता है। जी हाँ। देखिए, इम्प्लांट कंपनी अलग अलग है पर ऑलमोस्ट डिजाइन 90% 95% सबका सेम रहता है। ये डिपेंड करता है कि मैं उस इम्प्लांट से कितना फ्रेंडली हूँ, मैंने उस इम्प्लांट को कितने लोगों में यूज़ किया है और यूज़ करने के बाद जब पेशेंट फॉलोअप में आता है तो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या ऐसा। तो रिजल्ट उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी एक मिथ है कि आप कंपनी का नाम डॉक्टर को ना बताएं, ना सुझाएं, ना उनसे पूछें। आप तो ये पूछें कि डॉक्टर साहब आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके रिजल्ट कैसे हैं,
अगर आपने कोई पेशेंट की सर्जरी की है तो उनके नाम नंबर लें, उनसे बात करें कि वो कितनी अच्छी और कितनी खुशहाल जिंदगी आज जी रहे हैं। सर एक चीज़ और मैंने देखा, नॉर्थ हिंदी भाषी प्रदेश में, पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में, अगर जाए उड़ीसा बिहार इस साइड में, वहाँ पर नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण की जगह पे वहाँ के कंसल्टेंट्स भी या वहाँ के लोगों में एक जनरल डिस्कशन ये है कि रिकंस्ट्रक्शन है या रीसर्विसिंग है, इम्प्लांट डालना बस, बाकी घुटना बदल देना। इससे लोगों में भ्रांति पैदा होती है कि पलथी मार के बैठ पाएंगे कि नहीं, चल पाएंगे कि नहीं, या फिर क्रॉस लेग रख करके कर पाएंगे कि नहीं। अभी आप, मैं चाह रहा था कि आप एक डिफरेंशिएशन बताएं कि इसको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ही कहना जाना चाहिए कि रिकंस्ट्रक्शन या ट्रांसफर करने। देखिए ऐसा है, जॉइंट रिप्लेसमेंट को हम हमारी टर्मिनोलॉजी में आर्थोप्लास्टी बोलते हैं, बट लेमैन के लिए या जिनको मालूम नहीं है उनके लिए नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है। नी रिप्लेसमेंट, कुछ लोग नी ट्रांसप्लांट लिखते हैं, कुछ लोग नी रिप्लेसमेंट लिखते हैं, कुछ लोग रीसरफेसिंग लिखते हैं, मतलब सेम है। देखिए नी रिप्लेसमेंट या ट्रांसप्लांट का मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा घुटना निकाल के हम नया डालते हैं, बिल्कुल नहीं है। जैसे आप शेविंग करते हैं तो आपके हेयर्स निकलते हैं, स्किन डैमेज नहीं होती, वैसे ही हम जिस टेक्निक से करते हैं इसमें आपके नॉर्मल नेचुरल बोन डैमेज नहीं होते। जो कार्टिलेज खराब हो गए हैं, जो बोन घिस गई है, बस हम उसको निकालते हैं, वो भी पाउडर जैसे निकलता है। और जैसे दांतों में चारों तरफ जगह बना के नया कैप डाल दिया जाता है, वैसे ही नी रिप्लेसमेंट में नी के जॉइंट पे में उसको स्पेस बना के एक नया कैप डाल दिया जाता है, जिसे हम नी रिप्लेसमेंट या नी ट्रांसप्लांट या नी रीसरफेसिंग, ये मतलब सबका सेम है ये सर्जरी का। तो इस टेक्निक से करते हैं और एक रीसरफेस हम कर देते हैं, तो एक नया सरफेस मिल जाता है जिससे पेशेंट की डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाती है और उनका दर्द चला जाता है। सर अभी कुछ महीने, कुछ विगत एक वर्षों से देखा गया है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो कॉमनली जनरली तौर पे आप लोग कर रहे थे, रोबोटिक सर्जरी और जनरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या अंतर है? क्योंकि मैंने देखा है कि महाकौशल, इवन मध्य भारत में मेरे ख्याल से आपने इनोवेटिव रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट की है, तो जबलपुर के लोगों को ये मालूम तो हो गया है, या इस एरिया के लोगों को, इस संभाग के लोगों को। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि रोबोटिक सर्जरी जैसे महाराष्ट्र में, नॉर्थ इंडिया में, यहाँ पर रोबोटिक सर्जरी का ही एक चलन रहता है, प्रमोशन भी वैसा ही है हॉस्पिटल के द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूँ रोबोटिक सर्जरी और इसमें क्या अंतर है? देखिए रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली आज के समय में हर क्षेत्र पे नए नए इनोवेशन हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। पहले हम चांद पे गए थे, आज हम मार्स पे पहुंच गए हैं। ऐसे ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी बहुत अच्छे अच्छे नए नए इनोवेटिव एडवांसमेंट आने लगे हैं, और सबसे लेटेस्ट है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि पूरी सर्जरी रोबोट करता है, बस ये है कि एक प्रिसीजन के साथ, जैसे आप रोबोटिक सर्जरी कराते हैं तो हमें पहले आपका सीटी या एमआरआई कराना पड़ता है, ताकि हम पूरा आपका मैकेनिकल एक्सेस देखते हैं आपका हिप से लेके एंकल तक, और वो हम फीड कर देते हैं कंप्यूटर में, और फिर वो रोबोट ले लेता है फाइंडिंग्स, और वो हमें बताता है कि आपको ये कट लेना चाहिए ताकि पेशेंट की डिफॉर्मिटी करेक्ट हो जाए। मिनिमम ब्लड लॉस होता है, बट उसके ड्रॉबैक भी हैं कि जो सर्जरी हम 20 से 25 मिनट में करते हैं वो 2 से ढाई घंटा लगता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्ट। मेट्रो सिटी में इसलिए प्रचलन में है कि मेट्रो सिटी का जो पेशेंट का लिव इन है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ टीयर 3 सिटी में लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं। तो हमको ये भी एक माइंड में सोचना पड़ता है कि जो भी टेक्निक से हम सर्जरी करें वो कॉस्ट इफेक्टिव रहे। आपका 60 से 70 हज़ार या 1 लाख रुपए तक बढ़ जाता है अगर आप रोबोटिक सर्जरी पे जाते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप एक अच्छा डॉक्टर अच्छे प्रिसीजन के साथ, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अगर नॉर्मल नेचुरल वे में भी सर्जरी करे तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। सेकेंडली, नो डाउट रोबोटिक का प्रिसीजन अच्छा है, और मतलब मेरा ये सौभाग्य है या मैं बाय गॉड ग्रेस की हमने फर्स्ट शुरू किया है जबलपुर शहर में रोबोटिक सर्जरी, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और आने वाले जुलाई से हमारा एक नया रोबोट आ जाएगा, तो आने वाले समय में जो फैसिलिटी और जो रोबोटिक सर्जरी आपको मेट्रो सिटी में मिलती है वो जबलपुर जैसे शहर में भी मिलने लगेगी। नो डाउट आज के समय में जो पहले लोग नागपुर, दिल्ली या बाहर दूसरी शहरों में भागते थे,
मेरे आने के बाद या शहर में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी शुरू होने के बाद वो लोगों का जाना कम हो गया है, उससे उनका कॉस्ट भी कम हो गया है। कभी भी कोई दिक्कत रहती है छोटी मोटी तो वो यहीं के यहीं आके दिखा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंज आया है हमारे मध्य क्षेत्र में, या जो महाकौशल या संस्कारधानी जो बोलते जी हैं। मैं यहाँ से यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ तक का एरिया कवर करता हूँ और वहाँ जी से भी पेशेंट आते हैं हमारे पास जी, सर्जरी देखा के लिए। मैंने बनारस, कोटा, जी। पटना के तो मरीज। कोटा, राजस्थान से, बनारस से, बिहार से, बराबर। पटना से, और हैदराबाद, कलकत्ता, दिल्ली, यहाँ से भी पेशेंट आए हैं कराने के लिए। जी। सर, पेशेंट फेसिंग फियर अबाउट सर्जरी, हाउ डू यू डील विद दिस? जनरली ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया और उस समय जाकर ओटी में जाने के एनेस्थीसिया जी या जी पहले घबराने, मेनली लेडीज लोगों में ये टेंडेंसी ज़्यादा देखी गई जी है, जी। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, तो ऐसे ऐसी सिचुएशन में हाउ यू डील विद दिस? देखिए, ये एक मेरे लिए भी बहुत स्ट्रगलिंग चीज़ रहती है कि पेशेंट को कन्विंस करना सर्जरी के लिए। मैंने पहले भी बताया कि ये सर्जरी 60-65 की एज के बाद होते हैं और पेशेंट का टिपिकल एक डायलॉग रहता है कि अब कितना जीना है। मैं ऐसा मानता हूं कि 60 साल तक हम बच्चों के लिए, नाती पोतों के लिए, पत्नी के लिए, सबके लिए करते हैं। बट 60 की एक ऐसी एज आती है 60 के बाद कि हम अपने लिए करें, अपने लिए सोचें। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो कोई भी अपना काम छोड़ के आपको उठाने बिठाने, आपको टॉयलेट के लिए ले जाने, आपको उठा के आपका टॉयलेट क्लीन करने के लिए नहीं आएगा। इस एज में एटलीस्ट इतना हमें रहना है कि हम अपने स्वयं के काम कर सके, भगवान के दर्शन कर सके। ये बीमारी में इतना सीवियर पेन होता है, फिर लोगों को सालों पेन किलर खानी पड़ती है, उससे उनकी किडनी लीवर भी अफेक्ट होते हैं। बाकी जो इस उम्र में जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अगर आप वॉक नहीं करेंगे, मोबिलाइज नहीं होंगे, खुद को नहीं करेंगे, तो ये बीमारी आपकी और बढ़ने वाली है। और ये सर्जरी के नाम से लोग डरते जरूर हैं, पर मैं बता दूं कि डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं रहती। एक तो इतनी अच्छी फैसिलिटी, डेडिकेटेड सेंटर, पूरी टीम है हमारे पास। सेकेंडली, टेक्निक द बेस्ट टेक्निक है। थर्डली, इम्प्लांट जो आ रहे हैं बहुत अच्छे इम्प्लांट आ रहे हैं, मिनिमम इन्वेसिव तरीके से वो डाल दिए जाते हैं। पहले एक भ्रांति ये भी थी कि पैर मुड़ता नहीं है या पालती मार के नहीं बैठ सकते हैं, पर अब जो लेटेस्ट इम्प्लांट आए हैं आप बिल्कुल इसमें पालती मार के बैठे। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे एक मिस्टर तिवारी हैं, जगमोहन तिवारी जी, जबलपुर के हैं। 4 महीने के बाद नर्मदा परिक्रमा करके आए। आप सोचिए कि नर्मदा परिक्रमा कितनी कठिन होती है। हमारी मैडम है गायनेकोलॉजिस्ट जो अभी यहाँ से सरकार मैडम का हाँ न्यूज़पेपर में हाँ रूपा सरकार मैडम। रूपा सरकार मैडम का भी हमने किया है। बट एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो कंचनजंगा की चोटी तक चढ़ के आ गए और वहां से मुझे अपनी फोटो भेजी। लोग कश्मीर घूम के आते हैं, लोग साइकिलिंग करने लगते हैं, स्विमिंग करने लगते हैं, जो उनके जो शौक पुराने रहते हैं, जो अपने यंग एज में वो लोग नहीं पूरा कर पाते, वो कराने के बाद घूमना फिरना, ट्रैवल करना, सब कुछ करने लगते हैं और एक बहुत अच्छी जीवन जीने लगते हैं। सर, नी रिप्लेसमेंट होने के बाद में जो पेशेंट होता है वो जंप कर सकता है या दौड़ भी सकता है, कि उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन आप लोग मतलब एडवाइस करते हैं? देखिए, इंडियन पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट फीमेल्स का तो आप 65 के बाद ऑस्टियोपोरोसिस हो ही जाता है। Right. और आजकल की दिनचर्या ऐसी है कि मेल्स में भी ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, वीक बोन का बहुत कॉमन हो गया है। और जो हम मेटल की चीज डालते हैं वो मेटल का रहता है, जो हम इम्प्लांट डालते हैं। अगर आपकी बोन वीक रहेंगी और मेटल की चीज रहेगी, तो मेटल में तो कुछ नहीं होगा, पर आपकी हड्डी टूटने के चांस रहते हैं, क्योंकि हमारा वेदर कंडीशंस ऐसे है, हमारा खान पीन ऐसा है इंडिया का कि ऑस्टियोपोरोसिस होता ही है। तो हम बोलते हैं कि आप ब्रिस्क वॉक करें, साइकिलिंग करें, स्विमिंग करें, आप दौड़ें ना, तेज ना दौड़ें, क्योंकि उससे जर्क भी लगेगा, हड्डी टूटने का भी चांस है, और गिर गए तो लिगामेंट इंजुरी होने का भी चांस है। सो इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन टू सिटिंग विथ 90% एंगल, और पलथी मार करके भी पेशेंट अगर बैठना चाहे, जो कि वो कई लोग पूजा पाठ करते हैं या योगा करने चले जाते हैं एल्डरली एज में, जी तो ऐसी सिचुएशन में नी रिप्लेसमेंट के बाद ये एडवाइजेबल है कि पलथी मार के वो आधा घंटा बैठे या पूजा करते समय बैठे? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में मैं बता दूं, 2 काम आपको नहीं करना है। एक जमीन पे नहीं बैठना है, एक इंडियन टॉयलेट यूज नहीं करना। रही बात योगा करने की या पालती मारने की, तो हाँ, आप ऊंची जगह पे बैठ के, तखत पे, बेड पे या ऊंची जगह पे बैठ के आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, पालती लगा के क्रॉस लेग करके बैठ सकते हैं। बट नीचे ना बैठे, क्योंकि ऊंची जगह पे हम क्या है, पैर लटकाए और खड़े हो गए।
बट नीचे बैठ के खड़े होने में फिर डबल लोड आपके नी पे आता है और फिर आपको पेन हो जाएगा, फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आप डरने लगोगे कि यार नहीं ये करने से ये दर्द होता है। तो दो काम आप ना करें, इसके अलावा जो करना है जितना करना है आप बिल्कुल कर सकते हैं। कार ड्राइविंग लंबा कर सकता है आदमी? बिल्कुल कर सकते हैं, कार ड्राइव कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जितना टू व्हीलर चला सकते हैं बिना किक वाली, और आप कोई भी जो लाइट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो सब भी कर सकते हैं आप इसके बाद। Yes, अभी मैं बता दूं, मैंने एक 19 साल की लड़की का रिप्लेसमेंट किया था yes. और उसके बहुत ज़्यादा सीवियर डिफॉर्म थे क्योंकि वो गठियाबाद से जूझ रही थी। आज उसके 10 साल हो गए रिप्लेसमेंट की और आज उसकी लाइफ में इतने चेंजेस हैं कि वो दिव्यांगजनों का जो क्रिकेट होता है उसमें भी वो पार्टिसिपेट करने भोपाल और मुंबई तक गई और वहाँ से ट्रॉफी जीत के लाई। तो वो क्रिकेट भी खेल रही है और अपनी एक बहुत ही एक्टिव लाइफ जी रही है और आज की डेट में वर्किंग भी है। Yes. Sir, what is the role of physiotherapy, which is very important nowadays? हर सर्जरी के बाद में फिजियोथेरेपी रिकमेंड की जाती है, लेकिन ये नी रिप्लेसमेंट में कितनी कारगर और ज़रूरी है फिजियोथेरेपी? देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो ये रहता है कि मेरे पास पेशेंट आते हैं सीवियर घुटने घिसे रहते हैं और बोलते हैं सर हम फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। मैं आपको बता दूं पहली चीज़ कि फिजियोथेरेपी कभी भी ज्वाइंट या हड्डी के लिए नहीं होती। फिजियोथेरेपी होती है आपकी मसल्स में, आपकी मांसपेशियों में ताकत बनी रहे। तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि फिजियोथेरेपी कराने से घुटने ठीक हो जाएंगे। रही बात रिप्लेसमेंट सर्जरी की, तो डेफिनेटली रिहैबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी किसी भी सर्जरी का बैकबोन होता है। ऐसे ही हमारे रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी फिजियोथेरेपी और रिहैब का एक हमारे रिजल्ट में भी बहुत बड़ा योगदान एक रहता है। हमारी बैकबोन हमारी रिहैब की पूरी टीम है। हमारे यहाँ 10 फिजियोथेरेपिस्ट की डेडिकेटेड टीम है जो कि रिप्लेसमेंट पेशेंट का रिहैब में लगी रहती है। मेरा काम 20 से 25 मिनट का होता है, बट उसके बाद जो 10 दिन की फिजियोथेरेपी है वो फिजियोथेरेपिस्ट अपना कराता है, आपको गेट ट्रेनिंग कराता है, आपको बताता है क्या एक्सरसाइज करना है क्या नहीं करना है, कैसे आपको उठना बैठना है, कैसे चलना है। तो एक सक्सेसफुल सर्जरी में के रिजल्ट में फिजियोथेरेपी की एक अहम भूमिका है और फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है रिप्लेसमेंट के। बट ये है कि लोग महीनों करते हैं, 6-6 महीने, 2-2, 3-3 महीने करते हैं, इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। 15 से 20 दिन की थेरेपी मोर देन इनफ रहती है। सर जनरली देखा गया है कि नी का जो भी प्रॉब्लम होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, उसमें वजन का बहुत बड़ा रोल रहता है। ओबेस और बल्कि पेशेंट में लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। नी रिप्लेसमेंट होने के बाद में उसका वजन कम नहीं हुआ, मान ली 100 kg का है, जनरली थायराइड वाले पेशेंट या जी जी चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, उनका वजन 100 के आसपास है, नी रिप्लेसमेंट कर दिया, उसके बाद भी उसने वेट कम नहीं किया, वो वेट उसका और बढ़ गया। तो इज देयर एनी चांसेस ऑफ? देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं कि नी रिप्लेसमेंट का वेट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने 140 किलो तक के पेशेंट का भी सर्जरी किया हुआ है। होता क्या है कि आपका घुटने खराब हो गए तो आपकी वॉकिंग कम हो जाती है, एक्टिविटी कम हो जाती है, तो बैठे बैठे तो वजन बढ़ना ही है। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, सर बीपी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, थायराइड कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो पहले चीज़ यही बोलता है कि आप वेट कम करो। और मेरा मानना यह है कि खाने पीने से वेट का कोई लेना देना नहीं। आप 5 रोटी खाओगे चलोगे तो वो पच जाएगी, आप 1 रोटी खाओगे नहीं चलोगे तो वो जम जाएगी। अगर आपको वजन कम करना है तो उसके लिए आपके घुटने सही होने चाहिए और उसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो 110 120 की उसमें करा के गए और आज 80-90 में अपना वेट मेंटेन करके रख रहे हैं। तो वॉकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके हार्ट के लिए, ओवरऑल बॉडी के पोस्चर के लिए, वेट के लिए। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी का आपके वेट से, एज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप करा सकते हैं। सर एक प्रश्न और कि व्हाट इज योर विजन इन द फील्ड ऑफ नी रिप्लेसमेंट? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम एक मध्य क्षेत्र में, महाकौशल में, विंध्य क्षेत्र में एक बहुत अच्छा काम और एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ हम इधर रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं। तो जैसे अभी जो हमारे जो पेशेंट पेरीफेरी से 250-300 किलोमीटरों से, तो ठीक है, दूसरी स्टेट से भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। और जो पहले लोग बाहर जाते थे, मुंबई दिल्ली, बड़े बड़े डॉक्टर्स, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, बट बहुत सारे डॉक्टर्स जो कहीं भी जाके अपनी सर्जरी करा सकते थे,
वो भी जबलपुर में बिल्कुल। यही मेरे से करा रहे हैं, और अपने मरीजों को, अपने रिश्तेदारों को भी यही एनकरेज करते हैं कि आपको क्यों इधर दूसरी मेट्रो सिटी में भागना है। आप एक मरीज को लेके 4 लोग जाते हैं, वो खर्चा अलग रहता है। जो पैकेज हम बहुत ही मिनिमम पैकेज में जो सर्जरी यहाँ कर रहे हैं, उससे डबल आपको मेट्रो सिटी में कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये धारणा हमें निकालनी पड़ेगी कि हम मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद यहाँ जाके सर्जरी कराएं। आप करा के आ जाएंगे, बट उसके बाद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए फिर वहाँ भागना पड़ता है। तो ये डेडिकेटेड सेंटर डालने का हमारा मकसद ये है कि लोगों को परेशानी ना हो। मैं हूँ यहीं से, बट मेरा एजुकेशन मुंबई से है। मुझे मालूम है कि लोग छोटे पेट के दर्द के लिए भी कहीं नागपुर भागते हैं, कहीं, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं इस सर्जरी में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ तो मेरे एरिया के लोग क्यों बाहर जाएं और क्यों इतनी कठिनाई वो भुगतें। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट हम दे रहे हैं और लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आके करा रहे हैं। मेरे कितने पेशेंट है जो दूसरों को पकड़ के लेके आते हैं कि नहीं आप भी यहीं कराओ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। तो एक बहुत अच्छा चीज़ है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है शहर के लिए, और एक बहुत अच्छे रिजल्ट भी हम इसमें दे रहे हैं। So should we consider you the pioneer or the leader for medical tourism? Particularly जबलपुर, जबलपुर is a very देखिए, ऐसा, yes sir. मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं पायोनियर हूँ। हमारे जबलपुर शहर में ऑर्थोपेडिक के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। ऑर्थोपेडिक में बहुत अच्छा काम हो रहा है शहर में। जी। ऐसा नहीं है कि मैं ही परफेक्ट हूँ, सब लोग अच्छा अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। पर हाँ, अगर आप स्पेसिफिसिटी पे आएंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट में जो काम मैं कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे लेवल का काम कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और बिल्कुल आने वाले समय में हम एज अ मेडिकल टूरिज्म भी इसको प्रमोट करेंगे, क्योंकि मैं जिस संस्था से अभी जुड़ा हुआ हूँ, हैदराबाद ओमेगा हॉस्पिटल, ये कैंसर का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। और हम ये भी चाहते हैं कि ना केवल जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बल्कि कैंसर के लिए या जो दूसरे सुपर स्पेशलिटी चीज़ें हैं उसके भी लिए लोग बाहर ना जाके शहर में ही हम अच्छे डॉक्टर यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहीं इलाज कराएं। इससे ओवरऑल पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारे लोगों को यहीं घर बैठे अच्छा इलाज मिल जाएगा। और जबलपुर जैसी टियर 3 सिटी में बहुत ही कम पैकेज में बहुत ही अच्छा इलाज उनको मिल जाएगा, उनका ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा होगा। और रही बात मेडिकल टूरिज्म की, तो मैंने बताया कि यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ मेरी ओपीडीज़ हैं। मैं रायपुर जाता हूँ महीने में एक बार, बनारस, इलाहाबाद जाता हूँ। और लोग, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी है, रेल की कनेक्टिविटी, गाड़ियों की, आजकल हाईवे बन गए हैं, तो लोग आते हैं बढ़िया इधर 3-4 दिन में अपनी सर्जरी करके यहाँ घूम फिर के और फिर अपने खुशी खुशी घर जाते हैं। अभी अभी रिसेंटली एक आर्मी का बंदा आया था जो चलते नहीं बनता था, और अभी ड्यूटी सर्विंग पे है, उसके भी मैंने दोनों घुटने बदले और फिर हमसे फिटनेस सर्टिफिकेट लेके गया कि अब हम ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली जबलपुर बहुत ग्रो कर रहा है मेडिकल के मामले में। बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर, चाहे हार्ट सर्जरी हो, स्पाइन सर्जरी हो, न्यूरो सर्जरी हो, बहुत ही अच्छा हम ग्रो कर रहे हैं। और बहुत हद तक हमने बाहर जो पेशेंट जाते थे उनको जबलपुर में अब अच्छा इलाज मिलने लगा है। तो ये खुशी की बात है, एक संस्कार धानी के लिए, हम सबके लिए खुशी की बात है कि बहुत अच्छा इलाज अब शहर में मिल रहा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से समय निकाल करके, अभी बीच में हम लोग आने में कुछ लेट हुए तो सर जी। सर्जरी में चले गए, अभी सर की 2 सर्जरी और है। तो मैं चाह रहा था जो भी दर्शकों के सवाल थे आपके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होने का, बहुत क्लियर तरीके से लोगों के समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप कमेंट करिए कि आपको नेक्स्ट सुपर स्पेशलिटी कौन से डॉक्टर्स के साथ में आपका एजुकेशन प्रोग्राम कराना है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब किए, लाइक किए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।